प्रिय विद्यार्थियों, 22 के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हम आज एक और नए पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। हम प्रारंभ कर रहे हैं MS ऑफिस पैकेज का एक और नया अध्याय। तो प्रिय विद्यार्थियों, बने रहिए हमारे साथ। इस क्लास के अंदर हम MS ऑफिस पैकेज का एक और नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जब प्रारंभ किया था MS ऑफिस का एक पैकेज, तो उस MS ऑफिस पैकेज के अंदर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोगों ने MS वर्ड प्रोग्राम को कंप्लीटली पढ़ा था। तो MS ऑफिस पैकेज की जब मैं बात करता हूं तो इस पैकेज के अंदर जो पहला प्रोग्राम रहता है वह रहता है MS वर्ड। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, हमने बात की कि MS वर्ड प्रोग्राम क्या काम आता था कि जब कभी हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना होता था तब हम किसका प्रयोग करते थे? MS वर्ड का। किसी भी प्रोग्राम का उपयोग करने से पहले ये पता होना चाहिए कि वो प्रोग्राम आखिर काम क्या आता है। तो MS वर्ड काम आता था प्रिय विद्यार्थियों डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अब हम इसी MS ऑफिस पैकेज के एक और प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे और वह प्रोग्राम है MS एक्सेल। तो हमें यह जानना भी जरूरी है कि MS एक्सेल क्या काम आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, MS एक्सेल काम आता है जब कभी भी हमें कोई गणितीय क्रिया करनी है, जब कभी भी हमें कोई गणितीय क्रिया करनी हो या वैज्ञानिक क्रिया करनी है, हमें कुछ फॉर्मूलों का प्रयोग करना हो, किसी भी प्रकार की गणितीय एवं वैज्ञानिक संक्रियाओं के लिए, गणितीय एवं वैज्ञानिक संक्रियाओं के लिए जिस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है वह प्रोग्राम प्रिय विद्यार्थियों कौन सा है? MS एक्सेल। तो इससे हमने एक चीज सीखी कि ये जो हमारा MS एक्सेल प्रोग्राम है ये है क्या वास्तव में। तो ये MS एक्सेल जो प्रोग्राम है ये पार्ट है किसका? MS ऑफिस पैकेज का। MS ऑफिस पैकेज का ये आप सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, इसको एक बार याद कर लेना कि ये MS ऑफिस पैकेज का एक पार्ट है। ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई। अब मैं आगे बात करता हूं किसके बारे में? MS एक्सेल के बारे में। तो MS एक्सेल जो प्रोग्राम है प्रिय विद्यार्थियों, यह एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी है। तो दूसरा शब्द क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो एक तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि MS एक्सेल MS ऑफिस पैकेज का भाग है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। अब बात आती है इसके डेवलपमेंट को लेके, अब बात आती है इसके विकास को लेके, कैसे किसने विकसित किया। तो ये जो हमारा MS एक्सेल प्रोग्राम है इसको विकसित किसने किया या फिर इसे डेवलप किसने किया? तो इसका विकास किया माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन अमेरिका ने। इसका विकास किया प्रिय विद्यार्थियों माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन अमेरिका ने के द्वारा ये डेवलप प्रोग्राम है। तो अभी तक विद्यार्थियों ने हमने क्या पढ़ा? हमने कि MS ऑफिस पैकेज, MS ऑफिस पैकेज के अंदर MS वर्ड पढ़ा हमने। MS वर्ड किसके काम आता था? डॉक्यूमेंट के काम आता था। इसी प्रकार हमने पढ़ा कि MS एक्सेल गणितीय एवं वैज्ञानिक संक्रियाओं के लिए काम आता है। इसके बाद हमने कहा कि MS एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को विकसित किया माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन अमेरिका ने। अगले बिंदु पे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रिय विद्यार्थियों ये जो MS एक्सेल प्रोग्राम है ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो विश्व का सर्वप्रथम स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो बना वह कौन सा था? तो विश्व का प्रथम स्प्रेडशीट प्रोग्राम, विश्व का प्रथम स्प्रेडशीट प्रोग्राम, विश्व का प्रथम स्प्रेडशीट प्रोग्राम, स्प्रेडशीट को वर्कशीट कहेंगे, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। विश्व का प्रथम स्प्रेडशीट प्रोग्राम ये जो है वो है विशिकैल्क। ये वो जो प्रोग्राम है यह विश्व का पहला प्रोग्राम है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। विश्व का पहला स्प्रेडशीट जो प्रोग्राम था वो विशिकैल्क से। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों आता है कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात की थी। तो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम था डॉस। तो डॉस पर आधारित एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और उस स्प्रेडशीट प्रोग्राम का नाम है लोटस 1, 2, 3। तो अभी तक की जो चर्चा हुई उस चर्चा में ये हमारा वो जो बेसिक कंसेप्ट है, आपके फैक्ट है, उन फैक्ट को आपको याद करना पड़ेगा कि MS वर्ड और MS एक्सेल दोनों ही MS ऑफिस पैकेज की भाग है। और यह जो MS एक्सेल है ये गणितीय वैज्ञानिक संक्रियाओं को करने के लिए काम आता है। MS एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और विश्व का सर्वप्रथम जो पहला माइक्रोसॉफ्ट विश्व का जो सबसे पहला जो प्रोग्राम था स्प्रेडशीट का प्रोग्राम था प्रिय विद्यार्थियों
वह प्रोग्राम था हमारा वीसी कैल्क। और जो इस एक्सेल प्रोग्राम है इसको विकसित किया था माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने, और डॉस आधारित जो पहला हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है वो है लोटस 1, 2, 3। यहां तक की चर्चा के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की ओर। अब हम विधिवत रूप से एक्सेल को प्रारंभ कर रहे हैं। ये तो थी फैक्ट की बातें। अब जो है वो है प्रैक्टिकल की बात, कि हमें प्रैक्टिकल को समझने के लिए किन किन तथ्यों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिस समय मैंने आपको एमएस वर्ड पढ़ाया था, जिस समय हमने आपको एमएस वर्ड पढ़ाया, तब हमने एमएस वर्ड के अंदर टैब के बारे में बात की। हमने कहा कि एमएस वर्ड के अंदर कितनी टैब है? 7 टैब। हमने इसकी चर्चा की थी, तब हमने कहा था होम। दूसरी टैब हमने प्रिय विद्यार्थियों पढ़ी थी, आपको याद हो तो इंसर्ट, इसे अच्छे से याद करना सीक्वेंसली। तीसरे नंबर की जो टैब थी वो थी पेज लेआउट। चौथे नंबर की जो टैब थी वो थी रेफरेंसेज। पांचवें नंबर की जो टैब थी मेलिंग। छठे नंबर की जो टैब थी वो थी रिव्यू, और 7वें नंबर की जो टैब थी प्रिय विद्यार्थियों वह थी व्यू। ये तो बात हुई एमएस वर्ड के अंदर 7 टैब की। अब प्रिय विद्यार्थियों, आगे जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह चर्चा हम करेंगे एमएस एक्सेल के बारे में। जब हम प्रिय विद्यार्थियों एमएस एक्सेल के बारे में बात करते हैं, अब हम बात करेंगे एमएस एक्सेल की। तो एमएस एक्सेल में भी हम 7 टैब की चर्चा करेंगे, और उसके बाद 8 का एक कंसेप्ट, नया कंसेप्ट क्या है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जब हम एमएस एक्सेल की बात करेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखें, पहली टैब हमारी कौन सी आएगी? होम। दूसरी टैब हमारी कौन सी आएगी? इंसर्ट। तीसरी टैब कौन सी आएगी? पेज लेआउट। अब इसके बाद आपको कैसे याद करना है उसको समझें। 3 तक तो टैब हो गई, होम, इंसर्ट और पेज लेआउट। अब प्रिय विद्यार्थियों, हमारे यहाँ कहावत है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। कहीं पर भी 3 लोग साथ जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो काम बिगड़ना ही बिगड़ना है। तो 3 के बाद काम बिगड़ जाएगा अगर आपने इसी रेफरेंस को ले लिया तो किसको लेना है सर? तो अब मैं उस चीज को आपको समझाता हूं, समझने का प्रयास करें। हमने कहा था कि एक्सेल मैथमेटिकल और साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए काम आता है, वैज्ञानिक एवं गणितीय संक्रियाओं को करने के लिए। तो हम जानते हैं कि मैथ्स के अंदर या विज्ञान के अंदर क्या होंगे? फॉर्मूला होंगे, और किसी भी फॉर्मूला के अंदर हम क्या लगाते हैं? हमारा डेटा। और फॉर्मूले के अंदर जैसे ही हम हमारा डेटा इंसर्ट करते हैं, उसको डाटा देते हैं, तो कैलकुलेशन होकर हमारा आंसर आता है। जैसे प्रिय विद्यार्थियों, हम एक फॉर्मूले के बारे में बात कर देते हैं कि जैसे एक फॉर्मूला है L × B × H। अब आपको ये फॉर्मूला पता है और हमने इसका कोई भी डाटा मान दे दिया, जैसे 4 × 5 × 6, तो ये हो जाएगा 120। ये मान कितना हो जाएगा? 120। तो हमने दिया क्या? फॉर्मूला। फॉर्मूला के आधार पर हमने क्या यूज किए? डाटा, और हमने हमारा फाइनल आउटपुट प्राप्त किया। तो पहले फॉर्मूला और फॉर्मूले के आधार पे डाटा। फॉर्मूला में कैरेक्टर ज्यादा है और डाटा के अंदर कैरेक्टर कम है। यहाँ कैरेक्टर है 7 और यहाँ कैरेक्टर है 4। तो जो बड़ा है उसे आप पहले लिखें और जो छोटा है उसे आप बाद में लिखें। तो हमने प्रिय विद्यार्थियों यहाँ कौन सा शब्द लिखा? फॉर्मूला, और उसके बाद हमने कौन सा शब्द लिखा? डाटा। तो ये 5 टैब तो आगे कोई समस्या नहीं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला और डाटा, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखें विद्यार्थियों कि 2 टैब और रही, तो हमने कहा है कि दोनों में 7 टैब है। एमएस एक्सेल में भी कुल मिलाकर कितनी टैब आपको पढ़नी है? 7 टैब ही पढ़नी है। ठीक है, 8वीं टैब का क्या कंसेप्ट है उसे मैं अभी क्लियर करता हूं, 2 मिनट केवल आप इंतजार कीजिए। फॉर्मूला हो गया, डाटा हो गया, बाकी की 2 टैबें वही रहेगी जो एमएस वर्ड में थी, रिव्यू, और यहां हमने अगली टैब के बारे में चर्चा करके लिख दिया, यूं समझिए व्यू। अब देखें विद्यार्थियों, कोई डिफरेंस नहीं है, केवल डिफरेंस है तो वहां मैंने कलर भी अलग प्रयोग किया है, एक तो फॉर्मूला और एक डाटा। तो यहां पर कौन सी थी? रेफरेंस और मेलिंग। ये जो डिफरेंस है वो एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल की टैब के अंदर आपको रहेगा। और याद कैसे करें कि भाई एक्सेल है तो डेफिनेटली जब एक्सेल है तो कार्य किसका करना है? गणितीय क्रियाएं करनी है, हमें वैज्ञानिक क्रियाएं करनी है, तो इनके अंदर होंगे क्या? फॉर्मूले। अब जब हमें फॉर्मूला का यूज करना है तो फॉर्मूले के अंदर हमें क्या देना पड़ेगा? डाटा देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें रेफरेंस और मेलिंग को हटाना है, क्योंकि 3 के बाद मैंने कहा था कि काम बिगड़ जाएगा। तो 3 के बाद कौन सा आएगा? 1, 2, 3। इस 3 के बाद यहाँ आ जाएगा एक तो फॉर्मूला और एक डाटा, बाकी सारा क्रियाकलाप सेम है। ये तो बात हुई यहां तक की। अब मैं 8 टैब के बारे में चर्चा करता हूं, चाहे एमएस आपका वर्ड हो चाहे एमएस एक्सेल। अब है क्या, इस कंसेप्ट को समझे, बहुत आसान है, कोई ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक तो था 2007 और एक है 2010। हम बात कर रहे हैं एक तो 2007 वर्ड की या एक्सेल की और एक 2010 वर्ड या एक्सेल की। जब यहां पर हम बात करते हैं तो यहां एक बटन था एमएस ऑफिस बटन,
जो सबसे पहले था MS ऑफिस बटन, ये बटन क्या था, होम टैब से पहले था, तो ये बटन था, टैब तो था नहीं, इसलिए हम इसको टैब में तो शामिल कर नहीं सकते, ये तो एक अलग से बटन था, इसलिए 8 न होकर यहाँ कितनी होगी 7। लेकिन जैसे ही MS ऑफिस 2010 आता है, उसके अंदर हमारा MS वर्ड 2010 आता है और MS एक्सेल भी 2010 आता है। अब यहाँ प्रक्रिया क्या हुई कि यहाँ ये जो बटन था, सेम ऑप्शन, इनको क्या कर दिया गया, एक टैब के रूप में अलग से बना दी, और वो टैब कौन सी कहलाई, फाइल टैब। तो ये इस MS ऑफिस बटन के आगे आई है, और MS ऑफिस जो बटन है वो प्रिय विद्यार्थियों मैंने आपको पहले कहा कि होम टैब के पहले था, और के स्थान पर आई है तो होम से पहले आ गई। इस रीजन से यहाँ दोनों जगह होम से पहले एक और आपके टैब आ जाएगी, वो कौन सी टैब आ जाएगी, फाइल टैब आ जाएगी, चाहे वो वर्ड के साथ हो चाहे वो एक्सेल के साथ हो। अब ये दोनों के आगे आएगी, तो ये 2010 में आएगी, 7 में तो थी नहीं, तो मैं आगे आपको लिखा था कहां से, तो इस रीजन से आप ये समझ लीजिए कि 10 के अंदर कितनी टैब हो जाएगी, 8 टैब हो जाएगी। और वो पहली टैब कौन सी हमारी, फाइल टैब। घर से फाइल लेके निकलते हैं, बस सिंपल सी चीज है, यूं याद कर लो, कुल मिला के इतना ही याद करना कि 8 टैब है। अगर 2010 का आपको इंडिविजुअल पूछा जाए तो ये कंसेप्ट आपको प्रिय विद्यार्थियों दिमाग में याद रखना है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं एक और नए पड़ाव की ओर, एक और नई स्लाइड की ओर। अब हमने अभी अभी एक्सेल के अंदर टैब के बारे में बात की। अब प्रिय विद्यार्थियों हम बात करेंगे एक्सेल के अंदर मेन्यू के बारे में, कि एक्सेल में मेन्यू कितने होते हैं। जब बात 2007 से पहले की करें, 2003 वगैरह की, तो उस समय क्या था, टैब नहीं था, उस समय उनके स्थान पे थे मेन्यू थे, ठीक है। जिस प्रकार ऑफिस बटन का भी आया बाद में 7 में कंसेप्ट, 10 के अंदर कंसेप्ट, टैब के अंदर फाइल टैब का कंसेप्ट आया, तो पहले एक कंसेप्ट चलता था, उस कंसेप्ट का नाम है मेन्यू, ठीक है। तो ये रहा हमारा मेन्यू। जिस प्रकार होटल में हम जाते हैं मेन्यू कार्ड देखते हैं, तो यहां पर भी एक मेन्यू है, ठीक। एक्सेल के अंदर जब मेन्यू थे तब मैं बात कर रहा हूं 2003 की और उससे पहले की, तो उस समय मेन्यू के अंदर कितने विकल्प थे, 9 विकल्प है। मैं इसको भी आपको ट्रिक्स एंड फंडे से एक मनोवैज्ञानिक तरीके से याद करवाने का प्रयास कर रहा हूं। जुड़े रहिए 22 के साथ। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 22 इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आपको विधिवत कक्षाएं निरंतर जारी रखेगा। चलिए आते हैं टॉपिक पर। अब हम बात कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों मेन्यू के बारे में। हम जब मेन्यू के बारे में बात करते हैं, मैंने कहा कि एक्सेल के अंदर हमें कितने मेन्यू याद करने, 9 मेन्यू। अब उन 9 मेन्यू को कैसे याद करना है, बहुत आसान है, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, सिंपल सा कंसेप्ट है, बस आपको समझ विकसित करनी रहेगी उसके लिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए सबसे पहली बात आप याद रखो कि आपका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होती है आप क्या बनाओगे, अपनी फाइल बनाओगे, फिर डॉक्यूमेंट की फाइल बनानी पड़ेगी। अब आपने डॉक्यूमेंट की फाइल बनाई, उसके बाद किसी जानकार व्यक्ति को आपने वो फाइल चेक कराई। अब उस व्यक्ति ने कहा भाई ये फाइल अधूरी है, तो अब हम उस फाइल में वापस क्या करेंगे, डेफिनेटली हमें संशोधन करना पड़ेगा, हमें एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो फाइल के बाद जो अगला काम हमें करना है प्रिय विद्यार्थियों, वह काम हमें क्या करना है, हमें हमारी फाइल के अंदर एडिट करना है। हमें हमारी फाइल में क्या करना है, एडिट करना है। चलो हमने हमारी फाइल में एडिट करना है, तो जब हमें एडिट करना है तो हम जाएंगे घर पे, वापस अपने डॉक्यूमेंटों को देखेंगे। क्या करेंगे, देखना। और देखने के लिए शब्द क्या आता है, व्यू करना। चलिए आप घर गए, घर जाके आप अपने कोई डॉक्यूमेंट देखा, आपको लगा कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट उन्होंने कहा था, ये डॉक्यूमेंट कम है, तो हम उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो तीसरा शब्द क्या हो गया, व्यू। इस प्रकार आपको 3 शब्द याद हो गए होंगे, फाइल, एडिट और व्यू। देख के आपने उस डॉक्यूमेंट को वहीं रख दिया तो क्या फाइल कंप्लीट होगी, कतई नहीं। अब आपको उस डॉक्यूमेंट को उस फाइल के साथ क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तो इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे होम के बाद इंसर्ट था, तो यहाँ व्यू के बाद इंसर्ट है, तो अब आप क्या करोगे, इंसर्ट करोगे। तो ये हमारा अगला जो कंसेप्ट आ जाएगा वह कंसेप्ट आ जाएगा इंसर्ट करना। तो ये मेन्यू बार के कितने विकल्प आ गए, 4 विकल्प, फाइल विकल्प, एडिट विकल्प, व्यू विकल्प और इंसर्ट विकल्प। यहां तक तो हमने 4 चीजों को समझ लिया। अब सुनिए कि भाई हमने अलग अलग रंगों का प्रयोग किया, इसका भी एक रीजन है। देखिए हमने फाइल लाई, फाइल के अंदर एडिट किया, देखा, डॉक्यूमेंट को इंसर्ट किया, तो ये सारा क्रियाकलाप, जैसे आप ये समझ लीजिए किसी चीज को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ये सब कुछ क्या है, फॉर्मेटिंग है। तो ये आपने क्या तैयार की, फॉर्मेलिटी तैयार की। तो फॉर्मेलिटी, फॉर्मेटिंग, इससे एक शब्द बना दो आप, फॉर्मेट, फॉर्मेलिटी, इसे भी आपको शब्द याद रह जाएगा, माइंड में आ जाएगा, और वह शब्द है प्रिय विद्यार्थियों फॉर्मेट। उस शब्द को हम पुकारेंगे फॉर्मेट नाम से। तो ये हमारा अगला ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा, फॉर्मेट। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये 5 याद होंगे, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट और फॉर्मेट। अब हमें किसी चीज को फॉर्मेट करना है तो हमें हमारे पास क्या होने चाहिए, उससे संबंधित उपकरण होने चाहिए।
ठीक है। और उन उपकरणों को क्या किस नाम से पुकारते हैं? उन उपकरणों को प्रिय विद्यार्थी हम कहते हैं टूल्स। उन उपकरणों को हम किस नाम से पुकारेंगे? टूल्स के नाम से पुकारेंगे। ये चीज आपको प्रिय विद्यार्थियों ध्यान में रखनी है। जो अगला हमारा कंसेप्ट है तो वो रहेगा हमारा टूल का कंसेप्ट। चलिए ये शब्द आ जाएगा यहाँ पर क्या? टूल्स। चलिए इस प्रकार 1 2 3 4 5 और 6 मैंने कितने आपको कुल मिला के बताए मेन्यू के अंदर? 9। हमने कितने याद कर दिए? 6। अब कितने बाकी रहे हमारे? केवल और केवल बाकी रहे 3, और वो बहुत ही आसान है। आपका टूल्स, आपके उपकरण, जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो या आप जब ज्वाइनिंग लेने जाओगे तो आपका उपकरण क्या होगा? जो आपका डाटाबेस होगा, डाटाबेस से बन जाएगा एक और टैब, और उसका नाम हम देंगे डाटा। क्या देंगे? डाटा। और अब आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर के अंदर हमारा जो डाटा होता है वो कहाँ होगा? हमारे विंडो के बेस पे रहेगा, क्योंकि सुपरवाइजर कौन होता है? ओएस होता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो भी सुपरवाइजिंग का काम करेगा। तो अगला जो हमारा टैब आ जाएगा वो आ जाएगा विंडो। डाटा के बाद क्या आएगा कि हमारा डाटा किसमें है? विंडो में। और कई बार हमें प्रॉब्लम आती है तो हम विंडो को क्या करते हैं? फॉर्मेट वगैरह, तो सारी जो हमें हेल्प मिलेगी वो सारी हेल्प किसके माध्यम से मिलती है? वो हमें हेल्प मिलती है प्रिय विद्यार्थियों विंडो के माध्यम से। क्या मिलती है? हेल्प। तो इस प्रकार हमने देखा कि एमएस एक्सेल के 9 ये प्रिय विद्यार्थियों मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने का प्रयास किया है। बाकी आपको याद तो करना ही रहेगा, और डायरेक्टली इन चीजों को याद करना आसान नहीं है। इसकी कई बार सीक्वेंस पूछ ली जाती है। तो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, डाटा, विंडो और हेल्प, ये एक बहुत आसान तरीके से उम्मीद कर रहा हूं आपको याद हो गया होगा। अब जब हम अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं तो समझने का प्रयास करना विद्यार्थियों। बहुत आसान है एक्सेल को समझना, क्योंकि सब कुछ क्या है? प्रैक्टिकल पोर्शन है। बस आप एक बार समझ विकसित करने का प्रयास करें, क्योंकि चीजें आपसे अभी तक नई है आपके लिए, बस वो दिक्कत कर रही है। निश्चिंत रहिए, जुड़े रहिए 22 के इस प्लेटफॉर्म के साथ। हम आपको और आगे के जानकारी की और आगे नई डिटेल्स की ओर लेके चलते हैं। सुनिए, जिस प्रकार एमएस वर्ड आपने पढ़ा तो ये काफी हेल्प करेगा। एमएस वर्ड की फाइल को जिस प्रकार हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट 1। इसी प्रकार जब हम एमएस एक्सेल बनाएंगे तो उसमें भी फाइल बनेगी। तो एमएस एक्सेल की फाइल को हम क्या कहें? आप में से कोई जानता है तो अवश्य कमेंट करें। आप लोगों के कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। आपकी कोई भी समस्या है आप उसे भी कमेंट करें, हम अवश्य उसका जवाब देंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम एमएस एक्सेल के बारे में बात कर रहे हैं। जरूर कुछ विद्यार्थियों ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। हम एमएस एक्सेल के बारे में बात करें तो इसकी फाइल को कहेंगे बुक 1। इसकी फाइल को हम क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों? बुक 1 के नाम से हम जानेंगे। चलो, अब ये जो सारा एमएस एक्सेल है और इसके अंदर क्या होगी? बुक, उसको बोलते हैं वर्क बुक। बुक के अंदर हम क्या करते हैं? काम को क्या कहते हैं? वर्क। और बुक को क्या कहेंगे? बुक। तो वर्क बुक। तो पहली बात आती है कि वर्क बुक क्या होती है। तो मैंने क्या कहा? एमएस एक्सेल में जो फाइल बनाते हैं वो क्या है? वर्क बुक। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि एमएस एक्सेल की फाइल, एमएस एक्सेल की जो फाइल है वो फाइल क्या कहलाएगी? बुक कहलाएगी। एमएस एक्सेल की फाइल बुक अर्थात वर्क बुक कहलाएगी। बुक अर्थात वर्क बुक कहलाएगी। तो एमएस एक्सेल की फाइल को हम क्या कहेंगे? वर्क बुक। अब ध्यान क्या रखना है कि ये वर्क बुक होती क्या है, किससे मिलकर बनती है, इन चीजों को भी हम समझेंगे। देखिए, एक्सेल के अंदर जो कंसेप्ट चलता है वो कंसेप्ट चलता है एक तो वर्क बुक को लेके, एक कंसेप्ट चलता है वर्कशीट को लेके, ठीक, और एक कंसेप्ट आपके चलेगा सेल को लेके। अब इन सबको हम समझने का प्रयास करते हैं। एमएस एक्सेल के अंदर जो प्रिय विद्यार्थियों वर्कबुक होती है, ये वर्कबुक किससे बनती है? बहुत सारी वर्कशीटों से मिलकर बनती है। एक तो चीज आपको याद रखनी है। अब वर्कबुक को यदि आपने कोई नाम नहीं दिया तो मैंने पहले ही बता दिया कि बाय डिफॉल्ट नाम क्या आएगा? बुक 1 आएगा। अब अगर आपको नई वर्कबुक बनानी है, मैंने क्या बात की? अब नई बात कि यदि आपको कोई नई वर्कबुक बनानी है, अब वर्कबुक है, यदि कोई न्यू वर्कबुक आपको क्रिएट करनी है तो हम किस कमांड से करेंगे? Ctrl+N। मेरे विद्यार्थियों, Ctrl+N वह कमांड है जिसके सहायता से हम वर्कबुक को क्रिएट कर सकते हैं। एक बार मैं जल ग्रहण कर लेता हूं, उसके बाद आगे क्लास प्रारंभ करता हूं। हाँ, चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हमें किसी वर्कबुक को ओपन करना है, अब वर्कबुक को ओपन कैसे करेंगे? अगर कुछ होगा तो ओपन करेंगे। इसका मतलब हमारे पास पहले से एक्सेल में एक वर्कबुक बनी हुई है, एक फाइल बनी हुई है। एक्सेल की फाइल को ही हम क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। माना कि हमारे पास एक्सेल के अंदर एक कोई फाइल बनी है और उस फाइल का नाम है शिवन्या। तो अब हम क्या करेंगे?
इस फाइल को हम ओपन करते हैं। जब हम इस फाइल को ओपन करेंगे तो हमें इसकी शॉर्टकट कीज अगर मालूम है तो हम शॉर्टकट कीज से भी कर सकते हैं, और शॉर्टकट कीज है कंट्रोल के साथ ओ, ये आपको ध्यान रखना। चलिए हमने फाइल को बंद कर दी, जो हमें काम करना था हमने उस फाइल के अंदर कार्य कर दिया। हमारे द्वारा इच्छित कार्य या वर्क करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको सेव कर देंगे कंट्रोल प्लस एस से। अब हाँ, अगला शब्द क्या है, सेव करना। चलिए यदि मुझे इसे सेव करना है तो वही कंट्रोल प्लस एस से हम इसको सेव कर सकते हैं। चलिए ये सेव भी हो गया। अब अगली बात कर रहा हूं, यदि मुझे इसको बंद करना है, सेव करने के बाद फाइल को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो क्लोज करने के लिए, वर्कबुक या फाइल को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अब इससे क्या होगा, मैं एक और बात बता देता हूं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जब शब्द आ ही गया है तो चलिए, जब मैं बात करूंगा प्रिय विद्यार्थियों कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से, तो इस एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में एक तो एमएस एक्सेल हो चाहे एमएस वर्ड हो, इसके दो पार्ट हैं। मैं उन दो पार्टों की बात कर देता हूं। एक तो आपके हैं एप्लीकेशन विंडो, एक पार्ट आपका कौन सा है, एप्लीकेशन विंडो, और एक होता है आपका डॉक्यूमेंट विंडो, जहां पर आप काम करते हैं, डॉक्यूमेंट विंडो। तो कौन सी विंडो किससे बंद होगी, इस चीज को आप समझने का प्रयास करें। जब मैं बात करता हूं एप्लीकेशन विंडो की, एप्लीकेशन मतलब वो प्रोग्राम, यदि आप अल्टर प्लस F4 का प्रयोग करते हैं, यदि आप अल्टर प्लस F4 का प्रयोग करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट विंडो को बंद करते हैं तब शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। दोनों में बहुत फर्क है, उस फर्क को समझना। मैं प्रैक्टिकली भी कराऊंगा तब ये चीजें आपको और समझ में आएगी। जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यदि प्रयोग किया, पहली बार मैं इसको समझाता हूं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का प्रयोग करने के बाद आपका प्रोग्राम बंद नहीं होगा, आपकी फाइल बंद होगी। जो आपकी फाइल है वो बंद होगी। जैसे आपकी फाइल एक्सेल के अंदर है बुक 1, अगर आपने कोई नाम नहीं दिया है तो, या फिर जो नाम दिया है वो फाइल बंद हो जाएगी। लेकिन आपका एमएस एक्सेल जो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है वह बंद नहीं होगा, वो प्रोग्राम आपका स्टार्ट रहेगा। लेकिन यदि आपने अल्टर F4 का प्रयोग किया है तो आपकी एप्लीकेशन विंडो के साथ साथ डॉक्यूमेंट विंडो भी बंद हो जाएगी। लेकिन यदि आपने डॉक्यूमेंट विंडो को बंद किया है तो एप्लीकेशन विंडो बंद नहीं होगी। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि एप्लीकेशन विंडो बंद होती है तो उसके साथ डॉक्यूमेंट विंडो बंद होती है, लेकिन डॉक्यूमेंट विंडो बंद होगी तो उसके साथ एप्लीकेशन विंडो बंद नहीं होगी। अब सवाल क्या आता है, किस प्रकार आता है उसको समझे। मैं इसको एक क्वेश्चन फॉर्मेट में भी ले लेता हूं ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। चलिए मैंने सवाल लिया, डॉक्यूमेंट विंडो अल्टर F4 से बंद होती है, ठीक। दूसरा मैंने लिखा एप्लीकेशन विंडो कंट्रोल प्लस W से बंद होती है, ठीक। तीसरा लिखा मैंने डॉक्यूमेंट विंडो कंट्रोल प्लस W से बंद होती है। चौथा मैंने लिखा एप्लीकेशन विंडो अल्टर F4 से बंद होती है। पांचवा लिखा डॉक्यूमेंट विंडो के बंद होने से एप्लीकेशन विंडो साथ में बंद हो जाएगी। छठा मैंने लिखा डॉक्यूमेंट विंडो बंद होने से एप्लीकेशन विंडो साथ में बंद नहीं होगी। सातवां मैंने लिखा एप्लीकेशन विंडो को यदि बंद करेंगे तो उसके साथ में डॉक्यूमेंट विंडो बंद होगी। आठवां मैंने लिखा एप्लीकेशन विंडो को बंद करेंगे तो डॉक्यूमेंट विंडो साथ में बंद नहीं होगी। उपरोक्त कथन में से कौन से कथन सत्य है? तो कई प्रकार से चीजें बनाई जा सकती है। जब झूठ बनाना है तो कितना भी बना दो। सत्य तो यही चीज रहेगी कि एप्लीकेशन विंडो बंद होगा तो डॉक्यूमेंट विंडो बंद होगी, डॉक्यूमेंट विंडो बंद होगी तो एप्लीकेशन बंद नहीं होगा, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत बड़ी होती है, डॉक्यूमेंट उसका पार्ट होता है। चलिए एप्लीकेशन विंडो की शॉर्टकट अगर याद कर भूल जाओ तो ए से ए, ये भी ट्रिक मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन विंडो अल्टर F4 से होगी जबकि डॉक्यूमेंट विंडो कंट्रोल प्लस W से होगी। ये चीज आपको दिमाग में रखनी। अब देखिए पहला कथन मैंने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट विंडो की शॉर्टकट की क्या अल्टर F4 है? नहीं है, ये कथन गलत हो जाएगा। एप्लीकेशन विंडो की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस W है? नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। डॉक्यूमेंट विंडो की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस W है, ये सही हो जाएगा। एप्लीकेशन विंडो की शॉर्टकट की अल्टर F4 है, सही हो जाएगा। डॉक्यूमेंट विंडो को बंद करने से एप्लीकेशन विंडो बंद नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। डॉक्यूमेंट विंडो को बंद करने से, ये कथन सही हो जाएगा। डॉक्यूमेंट विंडो को बंद करने से एप्लीकेशन विंडो बंद होगी, ये मान लेते एक बार, होगी तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डॉक्यूमेंट विंडो को बंद करने से एप्लीकेशन विंडो बंद नहीं होगी तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट विंडो को बंद करने से एप्लीकेशन विंडो बंद नहीं होती। फिर क्या लिखा है, एप्लीकेशन विंडो को बंद करने से डॉक्यूमेंट विंडो बंद होती है, बिल्कुल होती है।
एप्लीकेशन विंडो को बंद करने से डॉक्यूमेंट विंडो बंद नहीं होती, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अर्थात ये सारी रामायण आपको केवल और केवल 2 शब्दों को याद रख लें। अब वो एग्जाम में कितना घुमाता है एग्जामिनर, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है। आपको तो केवल मेरे इस कंसेप्ट को याद रखें, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। मैं एक बार पुनः उस कंसेप्ट के ऊपर चर्चा कर देता हूं फिर विद्यार्थियों की मेरा कंसेप्ट क्या है। आपको केवल और केवल 2 चीजें ही सत्य माननी है, इसके अलावा कुछ भी आए तो वह असत्य होगा। सत्य क्या है? एप्लीकेशन विंडो, एप्लीकेशन विंडो ये हमेशा किससे बंद होगी? Alt + F4 से, ये ध्यान रखना। इसके अलावा कोई शॉर्टकट कीज नहीं। इसके बाद हम बात करें डॉक्यूमेंट विंडो की। हम बात करते हैं फिर विद्यार्थियों किसकी? डॉक्यूमेंट विंडो की। तो डॉक्यूमेंट विंडो किससे बंद होगी? Ctrl + W से। 2 सत्य तो याद रख लेना। तीसरी बात याद रखनी है कि एप्लीकेशन विंडो यदि बंद होती है, एप्लीकेशन विंडो बंद करने पर ये शॉर्ट में मैंने लिखा है, डॉक्यूमेंट विंडो भी क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। ठीक, डॉक्यूमेंट विंडो को यदि आप क्लोज करते हो तो आपकी एप्लीकेशन विंडो क्लोज नहीं होगी। बस ये 4 आधारभूत बातें याद रख लो। इससे रिलेटेड सवाल आता है तो 100% आपका सवाल सही होगा और ऐसे सवाल आने की संभावना भी ज्यादा बनती है। अब हमने बात की प्रिय विद्यार्थियों अब तक तो वर्कबुक की, और मैंने कहा था कि ये वर्कबुक किससे बनी होती है? वर्कशीट से। तो अब अगला कंसेप्ट क्या आ जाएगा? वर्कशीट। ठीक, चलिए हम अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं, और अगला जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो किसको लेके रहेगा? वर्कशीट को लेके। अब प्रिय विद्यार्थियों आप इस वर्कशीट को समझने का प्रयास करना। अगले बिंदु के अंदर मैं चर्चा कर रहा हूं वर्कशीट की। अगले बिंदु के अंदर मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं? वर्कशीट को लेके मैं बात कर रहा हूं। अब प्रिय विद्यार्थियों आप वर्कशीट को समझने की कोशिश करना। आपने एग्जाम दिया होगा 10th का, उस 10th के एग्जाम के अंदर मैथ्स के अंदर आप हमारे समय में भी और आज के समय में भी एक ग्राफ पेपर आता है। ठीक है, तो वो जो ग्राफ पेपर की भांति जो आकृति दिखती है उसके अंदर जो लाइनें होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो बॉक्स होते हैं, बस वही स्ट्रक्चर किसका होता है? वर्कशीट का। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहेगा वर्कशीट का। ये वर्कशीट कहलाएगी। अब ये जो लाइन है ये तो हॉरिजॉन्टल कहलाएगी और ये जो लाइन है वो वर्टिकल कहलाएगी। अब इसका ये जो इंडिविजुअल बॉक्स बना है, मैं आपको एक बॉक्स बना देता हूं। ये जो बॉक्स बना है ये किससे बना है? इस प्रकार जो खड़े हैं वो कॉलम कहलाते हैं, इस प्रकार जो लेटी हुई है वो क्या कहलाएगी? रो। और ये क्या कहलाएगा? कॉलम। जहां रो और कॉलम एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे वह क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। तो ये जो आड़ी और तिरछी लाइनें हैं इनको हम ग्रिड लाइन भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ग्रिड लाइन कहते हैं। और ये जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और ये जो बनाई आकृति है इसकी संरचना जो ग्राफ जैसी संरचना है, यह संरचना क्या कहलाती है? वर्कशीट कहलाती है। वर्कशीट को आप एक पूरी स्क्रीन के ऊपर आप सोच रहे हो कि पूरा देख दें, कभी नहीं देख पाओगे, बहुत बड़ी है। तो वर्कशीट को न तो पूरा प्रिंट किया जा सकता है न स्क्रीन के रूप में देखा जा सकता है। अब जब हम MS एक्सेल को ओपन करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि जब हम MS एक्सेल को जब ओपन करेंगे तो होगा क्या। जब हम MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो वर्कशीटों की संख्या आती है नीचे आएगी यहां पर, जैसे यहां तो आएगा शीट 1, शीट 2 और शीट 3। ठीक है, ये 3 आएगी, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं और ज्यादा क्लियर लिख देता हूं। शीट 1, ठीक, और इसी के पास होगा शीट 2 और इसी के पास होगा शीट 3। ये बाय डिफॉल्ट तो 3 होती है, अधिकतम कितनी भी हो सकती है। बाय डिफॉल्ट 3 होती है और अधिकतम कितनी भी हो सकती है। यहां तक चीजें समझ में। अब मुझे इस शीट को यदि इंसर्ट करना है, 3 है और शॉर्टकट के माध्यम से इंसर्ट करना है, वरना तो क्लिक से हो जाएगा। लेकिन यदि मुझे शॉर्टकट से करना है, क्यों करना है कि एग्जाम में पूछा जाता है शॉर्टकट की क्या याद करनी पड़ेगी, शिफ्ट के साथ F11। ठीक है, तो ये हमारी शॉर्टकट की हो जाएगी शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट के साथ फंक्शन की कौन सी? 11। तो अगर आप शिफ्ट के साथ F11 फंक्शन की का प्रयोग करोगे तो फिर विद्यार्थियों क्या होगा, एक नई वर्कशीट आपके इंसर्ट हो जाएगी। अब हमने ये जो वर्कशीट बनाई शीट 1 शीट 2, इसका नाम देना है, अगर हमें कुछ और चेंज करना है तो इसका नाम भी चेंज किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें इसकी लिमिट है 31 कैरेक्टर या 31 अक्षर। इस 31 अक्षर से ज्यादा आप किसी भी वर्कशीट का नाम नहीं दे सकते हो, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।
अब मैं अगली बात कर रहा हूं कि एक्सेल सीट में कोई भी एक सेल है, मैंने बताया ना आपको ये सेल, तो एक्सेल सीट में सेल के डाटा को, जैसे मैंने इस सेल के अंदर डाटा लिख दिया 1 और मैं चाहता हूं इस शीट में भी 1 आए, ठीक, या कोई बड़ा अक्षर लिख दिया है, यहां तो आपको होगा सर छोटा सा अक्षर एक हम लिख देंगे, वो बात नहीं है लिखने की, हमें एक कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। जैसे मैंने नाम लिख दिया APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, ठीक, ये पूरा नाम सपोज मैंने लिखा, ओके। अब सपोज ये नाम बहुत बड़ा हो जाएगा अगर इसके मैंने एक एक अक्षर लिखा होता तो, अब इसको वापस लिखना है तो समस्या होगी कि इतना बड़ा नाम वापस कौन लिखे, तो हम उसके स्थान पे क्या करते हैं, इस नाम का हमें डुप्लीकेट चाहिए, डुप्लीकेट का पहला अक्षर क्या हुआ D, तो इसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी Ctrl+D, अर्थात एक सेल में लिखे गए डाटा को, एक सेल में लिखे गए डाटा को यदि मुझे दूसरी सेल में लाना है, कॉपी करना है, वैसा का वैसा डाटा चाहिए तो उसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी Ctrl के साथ D। यहां तक का प्रोसेस हुआ। अब मैं आगे की बात करता हूं। वर्कशीट में क्या होती है कि जैसे ये A1 मान लो, ये B1 मान लो, C1 D1, ये सारी रेंज होगी, ठीक। अब ये जैसे मैंने कोई यहां से लेके यहां तक सपोज मैंने सेलेक्ट किया, ठीक, और ये सपोज हो जाएगा A3 C3, या यहां से यहां तक सेलेक्ट किया तो A1 से C3, तो ये कैसे हुआ ये भी मैं समझाऊंगा, फिलहाल आप समझ लीजिए कि A1 से C3 है, तो A1 से के लिए मैंने यहां क्या लगाया, 2 डॉट बनाए, ए के लिए क्या किया मैंने, ये 2 इस प्रकार के कॉलम के रूप में डॉट बनाए, इसको हमारी एक्सेल की भाषा में कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों रेंज, ये ध्यान रखना, ये क्या कहलाएगी, सेल की रेंज, ये सेल का रेंज और ये एड्रेस कहलाएगा A1 से C3, A1 इसका इंडिविजुअल एड्रेस है और A1 से C3 ये क्या कहलाएगी, सेल की रेंज कहलाएगी। अब ध्यान रखें, जैसे आपका सेल पॉइंटर इस शीट 1 पे है, जैसे आपका सेल पॉइंटर शीट 1 से है और आपको शीट 2 पे जाना है और शीट 3 पे जाना है, तो आप आगे जा रहे हो, अगली सीट पे जा रहे हो, अगली सीट पे जा रहे हो कि मतलब 1 से यहां 2 यहां 3, तो आप कहां जा रहे हो, डाउन, और यहां जाओगे तो आप कहां जाओगे, अप, यहां जाओगे तो डाउन जाओगे, यहां जाओगे तो अप जाओगे। अब बात को समझना, अब कंसेप्ट को समझने का प्रयास करना। आपको 2 शॉर्टकट कीज और याद करा देता हूं जो बहुत आसान है। ये आपकी वर्कशीट, फिर मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, पहले एक बार थ्योरिकल कंसेप्ट समझें। अब एज्यूम कीजिए कि ये शीट 1, शीट 2 और शीट 3 आपने ले लिया, एडिशनल सीटें, बाकी बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 3 सीटें ही होती है, ठीक। अब देखें आप यहां पर 1 सीट में ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर, मैं इस नंबरों को यूं लिख देता हूं एक बार, 1 2 3 4 और 5। अब एज्यूम कीजिए कि आप 2 नंबर सीट पर है और इस साइड जा रहे हो, तो आप कहां जा रहे हो, डाउन जा रहे हो। एज्यूम कीजिए डाउन जाते जाते आप 5 नंबर सीट पे है, अब आप जाओगे तो कहां जाओगे, अप जाओगे, तो अर्थात जब यहां जाओगे तो अगली सीट पे जाओगे, 2 से 3 अगला होगा और 3 से 2 जाओगे तो क्या होगा, पिछला होगा। तो अगली सीट पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डाउन का प्रयोग, Ctrl+ डाउन, और पिछली सीट पे जाने के लिए Ctrl+ पेज अप, और हो जाएगा पेज डाउन। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको Ctrl+ पेज डाउन और Ctrl+ पेज अप शॉर्टकट की समझ में आई होगी। आगे की बात करें कि ये जो MS एक्सेल की ये पूरी वर्कशीट है, आपको अगर इसको एक साथ सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, 2 काम, एक तो कंट्रोल को दबाओगे, एक शिफ्ट के साथ स्पेस बार, अर्थात Ctrl+Shift+ स्पेस बार, ये ध्यान रखना 3 बटन है, कंट्रोल, शिफ्ट और स्पेस बार। जब आप Ctrl+Shift+ स्पेस बार का प्रयोग करोगे तो पूरी वर्कशीट एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। अब ये वर्कशीट के अंदर मैंने कहा था ये लाइनें वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये लाइनें कहलाती है ग्रिड लाइन, पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे, एक तो फंक्शन विजार्ड आएगा और एक आपके आएगा चार्ट विजार्ड। फंक्शन विजार्ड के अंदर क्या होगा, वर्कशीट में जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों को जिसके अंदर हम लिखते हैं उसे कहते हैं फंक्शन विजार्ड। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों मैं बात कर रहा हूं चार्ट विजार्ड। चार्ट विजार्ड के अंदर क्या होंगे, विभिन्न प्रकार के चार्ट के बारे में जानकारी होगी और हम 11 प्रकार के चार्टों को एक अलग कक्षा में पढ़ेंगे और फंक्शन और फॉर्मूला को भी हम एक अलग कक्षा में पढ़ेंगे। यहां तक का कॉन्सेप्ट तो हमने पूरा किया। अब जब हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों कि मैंने ये कहा है कि ये दोनों चीजें अलग पढ़ेंगे क्योंकि इसके लिए फिर क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं आगे का टॉपिक तो ले लेता हूं लेकिन इस टॉपिक को हम अलग से पढ़ेंगे, बिल्कुल इंडिविजुअल इसका एक अलग से क्लास होगी आपकी। चलिए अब मैं बात करता हूं प्रिय विद्यार्थियों सेल क्या होती है। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि एक आपके सामने वर्कशीट है, क्या है, वर्कशीट। वर्कशीट में जहां रो और कॉलम मिलते हैं वो क्या कहलाता है, सेल। अब इसको समझना, ये मैं एक छोटी सी वर्कशीट बना देता हूं। ये कॉलम बन गए, जो खड़े हैं वो कॉलम, जो लेटे हैं वो रो,
अब ये जो कॉलम है और ये जो रो आपस में जहां मिलेगी, ये जो रो और कॉलम का मिलने का जो स्थान कहलाता है, ये आप मान लो कॉलम, ये मान लो कॉलम, ठीक, अभी भी मिले नहीं, ये रो और ये रो, अब ये मिल गए, तो ये चीज जो कहलाएगी वह चीज क्या कहलाएगी? सेल। तो इसका मतलब हो गया रो इंटू कॉलम बराबर सेल। कैसे? कि जैसे देखिए 1 2 3 4 और 5, ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 तो यूं है, वो रो है। ये देख लीजिए 3 क्या हो गई आपके? कॉलम। तो रो कितनी? रो हो गई 5, कॉलम कितने? 3। आंसर क्या आया? 15। आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, और ये 15 आपके हो गए, रो हो गई आपके 1 2 3, माफ कीजिए सॉरी, रो 3 है और कॉलम 5 है। वापस बना देता हूं मैं, दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये मैं बात कर रहा हूं सेल की, ठीक। सेल का फॉर्मूला होता है रो इनटू कॉलम। अब देखिए मैं एक और अलग से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ गए। इस बार थोड़ा सा गलत लिख दिया, सॉरी उसके लिए। 1 2 3 4 5 6, कितने भी लाइनें खींच लीजिए। अब ये जो पड़ी हुई पंक्ति है ये कहलाती है रो, कितने भी खींच दीजिए। अब देखिए ये पूरा खड़ा है वो कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम और 6 कॉलम, ठीक। और ये जो है 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो और 5 रो, तो कॉलम कितने हो गए? 6, रो कितनी हो गई? 5। देख लीजिए ये जो पूरा है ये कॉलम 1 2 3 4 5 6। अब ये जो इस साइड में ये रो 1 2 3 4 और 5, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो और पांचवी रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम और 6 कॉलम। अब देखिए हमारे पास ये आया, इसका मतलब सेल कितनी आएगी? मैंने क्या कहा था? इन दोनों का गुणा, तो सेल 30 होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए सेल 30 कैसे होती है, मैं उसको भी आपको बता देता हूं। अब देखिए बिल्कुल साफ हो गई स्क्रीन। अब मैं यहां पे नंबर लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। इजी गोइंग। कई बार ध्यान भटक जाता है, वो अलग मैटर है, बाकी कंसेप्ट जो है आपका वही है कि इस प्रकार हमें देखना है कि सेल का मान क्या होगा। रो और कॉलम को जब हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? सेल प्राप्त हो गई। अब जो सेल में हम जो कमेंट कुछ भी लिखेंगे बाद में आएगा, मैंने वर्ड में भी कमेंट लिखा था। अभी आप इतना याद रखें कि सेल में यदि कोई कमेंट लिखते हैं तो उसे क्या कहेंगे? टिप कहेंगे। सेल में जो कमेंट डालते हैं उस कमेंट को हम क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों? टिप कहेंगे। अब ध्यान रखना, एक्सेल के अंदर जो सबसे लास्ट का कॉलम है, एक्सेल के अंदर सबसे लास्ट का कॉलम है 16384वां कॉलम, ये कहलाएगा आपके एक्सएफडी, एक्सेल का अंतिम कॉलम। एक्सेल के अंदर एक ही सेल में अधिकतम, जैसे एक सेल है इसके अंदर हम कितने अक्षर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भी सीट नाम अधिकतम कितने अक्षरों का हो सकता है? 31 अक्षर का। तो इसी प्रकार मैं कह रहा हूं कि यदि अगर मैं किसी सेल में अक्षर लिखना चाहूं तो वो अक्षर अधिकतम कितने होंगे? 65,535। ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, 65,535। एक्सेल के अंदर 16,384 कॉलम होते हैं, 10,48,576 रो होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना, इनका गुणा हो जाएगा तो वह गुणा क्या कहलाएगा? वह गुणा कहलाएगा सेल। अब हम बात कर रहे हैं कि सेल के अंदर जब हम डाटा लिखते हैं तो जो टेक्स्ट होता है उसका अलाइनमेंट लेफ्ट होता है और जो आपके नंबर होता है उसका अलाइनमेंट राइट होता है। और एक से अधिक यदि सेलों को आप जोड़ देते हो तो उसको हम कहेंगे मर्ज। यदि मैं इन दो सेल को एक साथ जोड़ दूं, इसके बीच में ये लाइन है, इसको मैं हटा देता हूं एक समय के लिए, जैसे मैंने इसको यूं हटा दिया। 1 मिनट होल्ड कीजिए। एक बार प्रयास करते हैं, अगर हटती है तो। ये पूरा हटेगा, अलग से नहीं हटेगा। चलो कोई बात नहीं, आप यूं समझ लीजिए कि जैसे ये मैंने 2 बॉक्स को बनाया, ठीक।
अब एज्यूम कीजिए कि मैंने ये लाइन खींची हल्की सी, ठीक है, और ये दो अलग अलग भाग है। अगर ये लाइन नहीं है यहां पर, यदि ये लाइन यहां पर नहीं है तो देखिए ये क्या कहलाएगा, आपका मर्ज कहलाएगा। टेक्निकल चीजें, नई चीजें हमें भी कई बार समझनी पड़ती है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो अपना कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये चीज यहां तक आपको समझ में आ गई। अब मैं बात कर रहा हूं, यदि किसी सेल में आप डाटा को अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो कि जैसे कोई डाटा लिख दिया 2 नंबर, अब इसको एडिट करना चाहते हो तो आप मान लो कि F2 लिखोगे, जैसे F2 लिखोगे इस डाटा सेलेक्ट हो जाएगा और इसके अंदर जो नया डाटा आपको एंटर करना है वो नया डाटा भी आप एंटर कर सकते हैं। एक्सेल में जहां कहीं भी पॉइंटर उपस्थित होता है, ब्लिंक होता है, वो एक्टिव सेल कहलाएगी, बाकी वाली सेल्स क्या कहलाएगी, डीएक्टिव कहलाएगी। एक्सेल विंडो को कौन सी सेल क्षेत्र के मान को प्रदर्शित करता है, तो एक्सेल क्षेत्र का जो फॉर्मूला बार होता है वो उसके अंदर जो भी मान आएंगे उन मान को आपको स्पष्ट करेगा, आपको वो मान बताएगा। अब यदि कोई सेल है वो एक्टिव है, उसके अंदर कोई नई पंक्ति जोड़नी है तो आप किसका प्रयोग करोगे, अल्टर प्लस एंटर का। ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकली आपको ज्यादा समझ में आएगी। अब अंतिम बात कर रहा हूं मैं कि सेल रेफरेंस कितने प्रकार का होता है, तो सेल रेफरेंस 3 प्रकार का होता है, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं कि वो सेल रेफरेंस जो 3 प्रकार का होता है, वो सेल रेफरेंस 3 प्रकार का कौन सा होता है, यह आपको बताना है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ये क्लास यहां पर समाप्त होती है। मिलते हैं फिर एक नई क्लास की ओर। शून्य से शिखर इस मंजिल में कंप्यूटर में। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसे जोड़ने का प्रयास करें। वंदे मातरम, जय भारत।